आज हम 120 साल से भी ज्यादा पुरानी एक किताब के जरिए एक भूले हुए सुपर पावर को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा गुण जिसे विक्टोरियन युग में सबसे ऊपर रखा जाता था, लेकिन आज शायद हम उसके बारे में बात भी नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ कर्तव्य की भावना की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास सैमुअल स्माइल्स की 1900 में प्रकाशित एक किताब है, ड्यूटी, विद इलस्ट्रेशंस ऑफ करेज, पेशेंस एंड इंड्योरेंस। हम इसकी प्रस्तावना और पहले 2 अध्यायों में गहराई से उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि उस दौर में कर्तव्य का मतलब क्या था, ये इतना मजबूत क्यों था, और क्या आज हमने इसे खोकर कुछ कीमती गवा दिया है। और ये किताब इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसके लेखक वही हैं जिन्होंने सेल्फ हेल्प जैसी बेस्ट सेलर किताबें लिखी। अच्छा। तो ड्यूटी उनकी किताबों की श्रृंखला जिसमें कैरेक्टर और थ्रिफ्ट भी शामिल थी, उसकी आखिरी कड़ी थी। तो ये एक तरह से उनके पूरे जीवन के दर्शन का निचोड़ है। तो चलिए देखते हैं कि 19वीं सदी के इस विचार में आज हमारे लिए क्या सबक छुपा है। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। लेखक ने ये किताब लिखी ही क्यों? कहानी एक हैजा अस्पताल से शुरू होती है ना? बिल्कुल। कहानी यह है कि उन्होंने लीड्स की एक अस्थायी हैजा अस्पताल में कुछ नौजवानों को एक लेक्चर दिया और उनका जो मूल संदेश था वो बहुत सीधा था कि असली खुशी और भलाई मतलब वो बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि आत्म सुधार, आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण से आती है। और इन सब के शिखर पर? इन सब की शिखर पर है व्यक्तिगत कर्तव्य का ईमानदारी से पालन, जो उनके हिसाब से एक मजबूत चरित्र का सबसे बड़ा गौरव है। और मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ उपदेश देना या लेक्चर देना वो काम नहीं करता। उन्होंने महसूस किया कि महान लोगों के जीवन से असल कहानियां सुनाना ज्यादा असरदार होता है। हाँ, यहीं पर इस किताब की आत्मा बसती है। स्माइल्स का मानना था कि जो पुरुषों ने किया है उससे हम सीखते हैं कि पुरुष क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्लूटार्क का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति का असली चरित्र बड़ी बड़ी लड़ाइयों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से पता चलता है। सही बात है, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों या मजाक से। तो ये किताब सिद्धांतों का कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि असल जिंदगी के उदाहरणों का एक संग्रह है। तो चलिए पहले अध्याय में चलते हैं, जिसका शीर्षक है कर्तव्य और अंतरात्मा। स्माइल्स के लिए कर्तव्य का मतलब क्या है, वो इसे कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, वो इसे किसी एक परिभाषा में नहीं बांधते, बल्कि इसके दायरे को अनंत बताते हैं। अनंत? हाँ, उनके लिए कर्तव्य हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। ये अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, हर किसी के जीवन का हिस्सा है। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक प्राचीन दार्शनिक हायरोक्लेस के संघ केंद्रित वृत्तों यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का बहुत खूबसूरत विचार पेश किया है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। ये कैसा है? इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। अच्छा। सबसे पहली और सबसे छोटी लहर आप खुद हैं। आपका पहला कर्तव्य खुद के प्रति है। फिर अगली लहर आपके परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चों को घेरती है। उसके बाद की लहर आपके रिश्तेदारों के लिए है, फिर आपके शहर के लोगों के लिए, और अंत में जो सबसे बड़ी लहर है वो पूरी मानव जाति को अपने अंदर समेट लेती है। स्माइल्स कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी इन सभी लहरों के प्रति है। वाह, छोटी से लेकर बड़ी तक, ये सोचने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और इस विचार को साबित करने के लिए वो एक बहुत ही दमदार कहानी सुनाते हैं, पोम्पेई के संतरी की। हाँ, वो कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब वेसुवियस ज्वालामुखी फटा और पूरा पोम्पेई शहर लावा और राख में दब रहा था, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन एक रोमन संतरी वो अपनी चौकी पर खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी से मुक्त करने का आदेश नहीं मिला था, और वो वहीं खड़े खड़े राख में जिंदा दफन हो गया। सदियों बाद जब खुदाई हुई तो उसका कंकाल उसी जगह पर उसी पोस्चर में मिला। यह एक अविश्वसनीय कहानी है, लेकिन आज के ज़माने में इसे सुनना थोड़ा असहज भी लगता है। क्या ये एक तरह से आंख बंद करके आदेश मानने को बढ़ावा नहीं दे रहा है? आज तो हम सवाल उठाने को, अधिकार को चुनौती देने को प्रोत्साहित करते हैं। क्या ये विचार खतरनाक नहीं है? यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर हमें उस समय के संदर्भ को समझना होगा। स्माइल्स के लिए उस संतरी का काम आदेश की अच्छाई या बुराई पर सवाल उठाना नहीं था। उसका कर्तव्य था उस आदेश का पालन करना जो उसे सौंपा गया था। उनके दर्शन में कर्तव्य इतना पवित्र और बाध्यकारी है कि उसे करते समय व्यक्ति अपने बारे में, अपनी सुरक्षा या अपने जीवन के बारे में सोचता ही नहीं है।
यह एक बेहद कठोर मानक है। जो आज की व्यक्तिवादी सोच से बिल्कुल मिल नहीं खाता। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और कहानी है कनेक्टिकट के एक विधायक की। ये भी उतनी ही नाटकीय है। हाँ, डेवनपोर्ट नाम के एक विधायक की कहानी। एक दिन सदन की कार्यवाही चल रही थी और अचानक सूर्य ग्रहण के कारण दिन में ही पूरा अंधेरा छा गया। उस जमाने में लोगों के लिए ये एक बहुत डरावनी घटना थी। सबको लगा कि क़यामत का दिन आ गया है और दुनिया खत्म होने वाली है। तो सदन में हाहाकार मच गया होगा। हाँ, और लोग कार्रवाई स्थगित करने की मांग करने लगे। और तब डेवनपोर्ट खड़े हुए और उन्होंने जो कहा वो कमाल का है। उन्होंने कहा, अगर ये प्रलय का दिन है तो मैं चाहूंगी कि मुझे मेरा कर्तव्य करते हुए पाया जाए। और फिर उन्होंने मोमबत्तियां लाने का आदेश दिया ताकि काम जारी रह सके। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत महान लगता है, पर क्या इसमें एक तरह का अहंकार भी नहीं झलकता? क्या वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरा काम दुनिया के खत्म होने से भी ज्यादा जरूरी है? आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन स्माइल्स के दृष्टिकोण से ये अहंकार नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता का प्रतीक है। बाहरी दुनिया में चाहे जो भी उथल पुथल हो, चाहे ज्वालामुखी फटे या आसमान में अंधेरा छा जाए, एक चरित्रवान व्यक्ति अपने आंतरिक कर्तव्य की भावना से विचलित नहीं होता। और यहीं पर वो कर्तव्य को अंतरात्मा से जोड़ते हैं। सही। उनके लिए अंतरात्मा यानी कॉन्शियंस ही वो आंतरिक दिशा सूचक है जो हमें सही और गलत के बीच मार्गदर्शन करता है, भले ही बाहरी हालात कितने भी भयावह क्यों ना हो। तो अंतरात्मा ही असली बॉस है, स्वतंत्रता से भी ज्यादा मजबूत। बिल्कुल। स्माइल्स का तर्क है कि स्वतंत्रता अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। आप आज़ादी का इस्तेमाल किसी की मदद करने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी, लेकिन अंतरात्मा उनकी नज़र में हमेशा हमें सही रास्ते पे ले जाती है। वो कहते हैं कि अगर समाज से अंतरात्मा खत्म हो जाए तो अराजकता फैल जाएगी। हर कोई सिर्फ अपनी इच्छाओं और सुख के बारे में सोचेगा और समाज का ढांचा ही बिखर जाएगा। अंतरात्मा ही वो गोंद है जो हमें एक दूसरे से और एक नैतिक जिम्मेदारी से बांध कर रखती है। तो पहले अध्याय में हमने समझा कि कर्तव्य दिल की आवाज यानी अंतरात्मा से जुड़ा है, लेकिन सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, उसे अमल में कैसे लाया जाए। यहीं पर दूसरा अध्याय आता है, कर्म में कर्तव्य। सही पकड़ा, ड्यूटी इन एक्शन। यहां पर ध्यान सोचने से हटकर करने पर आ जाता है। किताब कहती है कि यहां पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या ये मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, बाहरी राय से हटकर अपने आंतरिक विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना। और इस अध्याय का सार ये है कि असली चरित्र आपकी इच्छा शक्ति को तराशने से बनता है। किताब में एक वाक्यांश है, अ कंप्लीटली फैशन विल, यानी एक पूरी तरह से गढ़ी हुई इच्छा शक्ति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी इच्छा शक्ति जो सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि सही दिशा में भी काम करे। स्माइल्स यहाँ अलेक्जेंडर और नेपोलियन का उदाहरण देते हैं। उनकी इच्छा शक्ति तो बहुत मजबूत थी, वो जो ठान लेते थे कर गुजरते थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति किसी नैतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि सिर्फ जीतने और विजय पाने की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। इसलिए वो अच्छाई की ताकत बनने के बजाय विनाशकारी बन गई। तो एक गढ़ी हुई इच्छा शक्ति वो है जो मजबूत हो और अंतरात्मा के दिखाए सही रास्ते पर चले। हाँ। और जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, उनका क्या? किताब उनके बारे में भी बात करती है। हाँ, वो ने बिना चरित्र के लोग कहती है। वे परिस्थितियों के दास होते हैं। जैसे हवा का रुख बदलता है, वे भी बदल जाते हैं। उनमें कोई दृढ़ता नहीं होती। इसीलिए जॉन लॉक का हवाला देते हुए स्माइल्स कहते हैं कि युवावस्था में ही इच्छा शक्ति को सही ढंग से शिक्षित करना बेहद जरूरी है। ये उस नींव की तरह है जिस पर चरित्र की पूरी इमारत खड़ी होती है। और ये शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं मिलती है ना? बिल्कुल नहीं। किताब का तर्क है कि नैतिकता और गुण सिखाने की असली जमीन घर है। ये केवल किताबी निर्देशों से नहीं बल्कि रोजमर्रा के उदाहरण और आदतों के निर्माण से होता है। जैसे शारीरिक आदतें बार बार कोई काम करने से बनती हैं, वैसे ही मन की आदतें भी। हाँ, जैसे धैर्य, अनुशासन, ईमानदारी, ये सब बार बार वैसे काम करने से बनती हैं जिनमें इन गुणों की जरूरत पड़े। एक मिनट, किताब काम और आलस्य के बारे में जो कहती है वो तो आज के दौर में बहुत ही विवादास्पद लगेगा। उत्तम कार्य ही सच्चा शिक्षक है और आलस्य को तो शरीर, आत्मा और अंतरात्मा का नैतिक पतन करने वाला कहा गया है। ये बहुत कठोर बयान है। किताब यहाँ तक कहती है कि दुनिया की 10 में से 9 बुराइयां और दुख आलस से ही पैदा होते हैं। ये तो अविश्वसनीय है।
आज हम बर्नआउट से बचने की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आराम को जरूरी बताते हैं, और ये किताब कह रही है कि खाली मत बैठो वरना तुम नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाओगे। ये तो आज के सेल्फ केयर कल्चर पर सीधा हमला है। ये उस समय की प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक की मानसिकता को दर्शाता है। उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का एक साधन था। और ये विचार सीधे तौर पर कठिनाइयों पर विजय पाने की थीम से जुड़ता है। किताब कठिनाई को नैतिक अनुशासन का सबसे अच्छा स्कूल कहती है। मतलब मुश्किलों से बचो मत, बल्कि उनका सामना करो। हाँ, संदेश यही है। स्माइल्स के लिए सच्ची खुशी आराम या सुख भोग में नहीं, बल्कि इसी संघर्ष में है। जब हम किसी मुश्किल पर काबू पा लेते हैं तो जो संतुष्टि और आत्मसम्मान मिलता है वो किसी भी सुख से कहीं बड़ा होता है। उनका एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, खुशी हमारे उद्देश्यों में नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा में निहित है। मतलब खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने की प्रक्रिया है, वो संघर्ष है। बिल्कुल, यह एक बहुत ही सक्रिय दर्शन है। लेकिन इस अध्याय के अंत में एक बहुत ही परेशान करने वाली और अजीब कहानी है, इलिनॉइस के उस नौजवान की कहानी। हाँ, वो कहानी इस अध्याय की बाकी वीरगाथाओं से बिल्कुल अलग है। यह एक बुद्धिमान नौजवान की कहानी है जिसे लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, उसके जीवन में कर्तव्य या धर्म का कोई भाव नहीं था। तो उसने क्या किया? उसने एक सार्वजनिक भाषण देने का ऐलान किया और कहा कि भाषण के बाद वो खुद को गोली मार लेगा। और अजीब बात यह है कि लोग उसे रोकने के बजाय उसका भाषण सुनने के लिए जमा हो गए। यही तो इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है। उसने भाषण दिया, टिकट बेचकर जो पैसे मिले उससे शहर की लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदी और फिर सबके सामने खुद को गोली मार ली। किताब इस कहानी को व्यर्थ अभिमान यानी वैनिटी और उद्देश्य की कमी के एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करती है। ये पोम्पे के संतरी या कनेक्टिकट के विधायक की कहानियों के एकदम विपरीत है। वो नौजवान भी एक तरह से साहसी था, लेकिन उसका साहस किसी ऊंचे उद्देश्य से नहीं जुड़ा था, इसलिए वो व्यर्थ और विनाशकारी हो गया। ये नैतिक साहस के महत्व पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि सिर्फ इच्छा शक्ति या साहस होना काफी नहीं है, उसे एक सार्थक कर्तव्य से जोड़ना जरूरी है। बिना किसी नैतिक दिशा के साहस भी आत्मविनाश का कारण बन सकता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो सैमुअल स्माइल्स का दर्शन बहुत व्यक्ति केंद्रित है। कर्तव्य आपकी अंतरात्मा से आता है, एक मजबूत इच्छा शक्ति से बनता है और कर्म, मेहनत व कठिनाइयों का सामना करके साबित होता है। अगर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य ईमानदारी से करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, पूरा ध्यान व्यक्ति के आंतरिक नैतिक तंत्र पर है। बाहरी व्यवस्थाओं या सामाजिक संरचनाओं पर बहुत कम जोर दिया गया है। ये उस युग की खासियत थी, जैसे आत्मनिर्भरता का युग कहा जाता था। सही। उनका मानना था कि समाज को सुधारने का रास्ता हर एक व्यक्ति के चरित्र को सुधारने से होकर गुजरता है। लेकिन इसमें एक समस्या भी है। यह दर्शन कठिनाई को लगभग महिमा मंडित करता है, उसे चरित्र निर्माण के लिए जरूरी मानता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये आज के वेलनेस और सेल्फ केयर के कल्चर से बिल्कुल अलग है, जहां हम संघर्ष से बचने और आराम को प्राथमिकता देने की कोशिश करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमने संतुलन खो दिया है? यह एक बेहतरीन सवाल है। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। स्माइल्स का दर्शन हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयों से भागना हमें कमजोर बना सकता है। वहीं आज की सोच हमें याद दिलाती है कि लगातार संघर्ष और बिना आराम के काम करना हमें तोड़ सकता है। शायद असली चुनौती ये समझने में है कि कौन सी कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और कौन सी हमें सिर्फ तोड़ती है। तो कुल मिलाकर ये किताब उस समय की एक फैसिनेटिंग झलक देती है जब चरित्र को किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता था और कर्तव्यों को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। ये हमें उन मूल्यों पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है जिन्हें हम आज अहमियत देते हैं, और ये पूछने के लिए भी कि क्या हमने व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आंतरिक नैतिक शक्ति के इन पुराने विचारों में से कुछ जरूरी चीजें खो दी हैं। तो आज की इस चर्चा से श्रोताओं के मन में एक गहरा सवाल छोड़ते हैं। ये किताब कर्तव्य को कुछ स्पष्ट और लगभग निरपेक्ष सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत करती है। संतरी का कर्तव्य है अपनी चौकी पर खड़े रहना, विधायक का कर्तव्य है अपना काम जारी रखना। लेकिन आज की दुनिया स्माइल्स की दुनिया से कहीं ज्यादा जटिल और नैतिक रूप से अस्पष्ट है। तो सोचने वाला सवाल यह है, आज के दौर में कोई ये कैसे तय करे कि उसका असली कर्तव्य क्या है, खासकर तब जब अलग अलग कर्तव्य, खुद के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति और समाज के प्रति एक दूसरे से टकराते हों।
इसका जवाब कैसे ढूंढा जाए?